कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिफ्ट के अंदर एक लड़की है। वह चुपके से कैमरे से बचते हुए 2 अंडे निकालती है। फिर वह अंडों के छिलके मसलकर उन्हें सीधे अपने मुंह में ठूंस लेती है। हालांकि उसे इतनी भूख लगी थी कि उसे अंडे खाने ही थे, लेकिन वह कैमरे को इसे रिकॉर्ड नहीं करने देना चाहती थी, क्योंकि यह एक बेहद आलीशान शॉपिंग मॉल था। जियांग यहाँ ग्राहकों के लिए लिफ्ट के बटन दबाने का काम करती थी। जियांग रोजाना ऊंची एड़ी के जूते पहनती थी और उसे 12 घंटे से ज्यादा लिफ्ट में खड़ा रहना पड़ता था। चाहे वह कितनी भी थकी हुई या भूखी हो, उसे हमेशा मुस्कुराना पड़ता था। केवल उन कुछ मौकों पर जब लिफ्ट में कोई नहीं होता था, जियांग थोड़ा आराम कर पाती थी। हालांकि जब कोई लिफ्ट में आता था तो भले ही उसके गले में अंडा फंसा हो और उसे निगलने का समय न मिला हो, जियांग को फिर भी ऐसा दिखाना पड़ता था जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस आदमी को शायद कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी नाक जियांग के शरीर के पास लाकर उसे सूंघा और उससे पूछा कि क्या उसने पाद मारा है। जब जंग ने यह सुना तो वह बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि लिफ्ट कर्मचारियों को खाना पीना मना था और गैस निकालना भी मना था। यह बदतमीज आदमी जंग का सुपीरियर था। हालांकि मंत्री पार्क का स्वभाव बेहद सख्त था। अब उन्होंने लिफ्ट में एक अजीब सी गंध महसूस की और तुरंत जंग पर जुर्माना लगाने की मांग की। जंग ने हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं थे। मंत्री पार्क ने जंग को डांटा और उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। इससे जंग को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी ग्राहकों से मिलते समय उसे मुस्कुराना पड़ता था। लेकिन बात इतनी आसानी से खत्म नहीं हुई। जब लिफ्ट कर्मचारी काम खत्म करके जाने ही वाले थे, तभी मंत्री पार्क नाम का एक आदमी अचानक महिलाओं के चेंजिंग रूम में घुस गया। उसने अंदर आने से पहले कभी दरवाजा नहीं खटखटाया था। वह अपने सुपीरियर होने का फायदा उठाकर हर आंतरिक बैठक में लड़कियों की कार्यकुशलता की आलोचना करता था। वह उनके बैठने उठने का बहाना बनाकर बेशर्मी से गंदी हरकतें करता था। हालांकि सभी को अपनी रोजी रोटी को लेकर बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन किसी ने भी गुस्सा करने या उन्हें दोष देने की हिम्मत नहीं की। कोरिया जैसे विकसित देश में उन जैसी कम योग्यता वाली लड़कियों के लिए कारखाने में शारीरिक श्रम के बिना नौकरी पाना ही खुशी की बात मानी जाती थी। इन कर्मचारियों के पास उनकी खूबसूरती और आकर्षक कदकाठी के अलावा कोई हुनर नहीं था। ऐसे तिरस्कार का सामना करते हुए केवल जियांग ही बोलने और विरोध करने की हिम्मत कर पाई। यही कारण था कि जियांग हमेशा मंत्री पार्क के लिए मुसीबत खड़ी करती थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस समय गरीब परिवारों की लड़कियों को सम्मान नहीं मिलता था। काम के बाद मंत्री पार्क आज्ञाकारी लड़कियों को चुनकर अपने साथ बार में कंपनी के ग्राहकों की सेवा करने के लिए ले जाते थे। बेशक लड़कियां ऐसा करने को तैयार नहीं होती थी, लेकिन नौकरी बचाने के लिए उन्हें यह सब सहना पड़ता था। लेकिन आज मंत्री पार्क ने अचानक घोषणा की कि डिपार्टमेंटल स्टोर ने लिफ्ट सेवा कर्मचारियों के पद न रखने का फैसला किया है। छंटनी बैचों में की जाएगी, इसलिए उन्हें स्वेच्छा से इस्तीफा देना होगा। इस खबर ने लड़कियों को बेहद निराश कर दिया। 1990 के बाद की पीढ़ियों को शायद यह पता नहीं था कि उस समय शॉपिंग मॉल में लिफ्ट सेवा कर्मचारी होना एक आम बात थी। लेकिन सामाजिक सुधारों के विकास के साथ अब लिफ्ट सेवा कर्मचारियों को इस तरह देखना बहुत मुश्किल हो गया है। अब मंत्री पार्क ने उनसे उन सहकर्मियों की सूची लिखने को कहा जिन्हें वे नौकरी से निकालना चाहते थे। जियांग को लगा कि कंपनी ने अचानक बिना पूर्व सूचना दिए कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा सहकर्मियों के संबंधों को ठेस पहुंचाने वाले तरीके से ऐसा करना अनुचित था। इसलिए जियांग ने तुरंत सूची फाड़ दी। मंत्री पार्क ने यह देखा और जियांग को थप्पड़ मारा। उन्होंने जियांग के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ ने जियांग को पूरी तरह से झकझोर दिया, जिससे उसने एक ऐसा फैसला लिया जो उसके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। दरअसल कुछ ही दिन पहले कोरिया की मशहूर हेयर स्टाइलिंग एजेंसी क्वीन जेआर ब्यूटी सैलून की ब्यूटी एक्सपर्ट जियांग से मिलने आई थी। जेआर को लगा कि जियांग का शारीरिक अनुपात, रूप रंग और स्वभाव उसकी जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल सही है। जेआर जियांग को एक सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना चाहती थी। जेआर जियांग को मिस कोरिया बनाना चाहती थी, लेकिन जियांग को लगा कि वह उतनी सुंदर नहीं है। जेआर ने पूरे भरोसे से कहा कि उसने पहले कभी किसी के बारे में कोई गलतफहमी नहीं की थी। दरअसल कुछ दिन पहले एक ब्यूटिशियन जियांग से मिलने आई थी, लेकिन उसने सबको मना कर दिया था। हालांकि हाई स्कूल के दिनों में जियांग स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसका शरीर सुडौल और कद भी आदर्श था, लेकिन उसका एक राज था जो वह किसी को नहीं बता सकती थी, और इसी वजह से वह बेहद असहज और दुखी महसूस करती थी। जियांग और जेआर की मुलाकात कुछ दिन पहले ही शुरू होनी थी। एक भीड़भाड़ वाली मेट्रो में एक लड़की ने अचानक अपनी जिप खोली और उसे उतार दिया। एक टाइट चमकीला नीला स्विमसूट, गहरे रंग के कोट पहने लोगों की भीड़ में वह सबसे अलग दिख रहा था और सबका ध्यान खींच रहा था। जेआर ने लड़की के नितंबों पर थपथपाया और उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए, जिससे आत्मविश्वास से भरी एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई दी। जब सब सोच रहे थे कि वह क्या करने वाली है, तभी लड़की ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और एक मूर्ति की तरह चलने लगी। ट्रेन में बैठे सभी पुरुष बिना पलक झपकाए उसे देखते रह गए। यहाँ मौजूद लड़कियां कानाफूसी करने लगी, लेकिन स्विमसूट पहनी लड़की ने ऐसे बर्ताव किया जैसे आसपास कोई हो ही ना। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था। सिर्फ जेआर ही वहां बेहद गंभीर चेहरे के साथ खड़ी थी। पता चला कि मेट्रो में स्विमसूट पहने चल रही लड़की वही कोरियाई ब्यूटी क्वीन थी जिसे वे ट्रेनिंग दे रहे थे। उसका आत्मविश्वास एक अनोखे अंदाज में झलक रहा था। उसका हाव भाव सुंदर होना चाहिए था।
उसके कदम स्थिर होने चाहिए थे। उसकी मुस्कान में 18 दांत दिखने चाहिए थे, लेकिन नीचे के दांत बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए थे। उसकी कमर सीधी होनी चाहिए थी। उसका सीना थोड़ा आगे निकला हुआ होना चाहिए था। उसकी हर हरकत सुरुचिपूर्ण होनी चाहिए थी। लेकिन आसपास के सभी लोगों के विरोध के बावजूद लड़की आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। वह भीड़ के बीच से भागती हुई मेट्रो से बाहर निकल गई। लड़की की इस हरकत से जेआर निराश हो गई। वह खुद एक ब्यूटी पेजेंट चैंपियन रह चुकी है। अब वह कोरियन क्वीन ब्यूटी सैलून की डायरेक्टर है। जेआर ने मिस कोरिया चयन प्रतियोगिताओं की कई चैंपियनों को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया है। वह सिर्फ एक नज़र में बता सकती है कि किसी व्यक्ति में मिस कोरिया बनने की क्षमता है या नहीं। जहां भी खूबसूरत लड़कियां ज्यादा होती हैं, वहां बेहतर उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए जेरी वहां जाकर उन्हें ढूंढता है। जब जेरी किसी लड़की को देखता है तो उसे सिर से पैर तक निहारता है। लेकिन साधारण खूबसूरत लड़कियां जेरी को संतुष्ट नहीं करती। आज जेरी की नजर अचानक स्टेज पर नाचती एक लड़की पर पड़ी। उसकी खूबसूरती, शारीरिक बनावट, हर नृत्य की लय और आसपास के माहौल पर उसका पूरा नियंत्रण, सब कुछ देखकर जेरी बेहद प्रभावित हुआ। उसकी हील 8 सेंटीमीटर ऊंची थी और घुटने से जमीन तक की दूरी 51 सेंटीमीटर थी। जमीन से कूल्हों तक की लंबाई 90 सेंटीमीटर थी। उसकी पीठ को देखकर ही पता चलता है कि उसके कंधे, कमर, कूल्हे या टखने का माप, सब कुछ एकदम सही था। यह लड़की जी थी। वह यहाँ पार्ट टाइम डांसर बनने आई थी। अगर वह स्टेज का माहौल खुशनुमा बना देती तो बॉस उसे थोड़ा अतिरिक्त वेतन देता। इस समय जेरी थोड़ा शांत हुआ। जेरी जल्दी से जांग के पीछे बाहर भागा, लेकिन गलती से एक शराबी से टकरा गया और गिर गया। जब जेरी उठी तब तक जांग कार में बैठकर जा चुकी थी। जेरी ने तुरंत अपनी सेक्रेटरी को उस लड़की के बारे में जानकारी जुटाने का आदेश दिया जो बार में पार्ट टाइम डांसर का काम करती थी। अगले दिन जेरी उस शॉपिंग मॉल गई जहां जांग काम करती थी। जेरी की मुलाकात जांग से ड्रेसिंग रूम में हुई। अपनी पहचान बताने के बाद जेरी सीधे मुद्दे पर आ गई। जेरी ने जांग से कहा, मैं तुम्हें बहुत महत्व देती हूँ। इसके अलावा मुझे पूरा भरोसा है और मैं तुम्हें मिस कोरिया बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकती हूँ। लेकिन इसके लिए हमें पहले तुम्हारी शारीरिक स्थिति की जांच करनी होगी। जेरी यह देखना चाहती थी कि जांग का फिगर मिस के मानकों पर खरा उतरता है या नहीं। जेरी ने जांग से अपने कपड़े उतारने को कहा, जितना वह आत्मविश्वास से उतारना चाहे। एक पल हिचकिचाने के बाद जांग ने जिपर नीचे खींचकर अपनी ड्रेस उतार दी। जांग के इस काम ने जेरी को बहुत खास महसूस कराया। जेरी ने जिन लड़कियों का इंटरव्यू लिया था वे सभी बिना किसी अपवाद के पहले अपनी शर्ट उतारती थीं। लेकिन जांग ने पहले अपनी स्कर्ट उतार दी। जैसे ही जंग अपनी कमीज उतारने वाली थी, जेरी ने कहा कि अब देखने की जरूरत नहीं है। दरअसल जेरी ने जंग का असली रूप बहुत पहले ही देख लिया था। जेरी ने जंग को कपड़े उतारने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि वह जंग की बुद्धिमत्ता और साहस की परीक्षा लेना चाहती थी। जेरी जंग के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थी। जेरी को उम्मीद थी कि जंग खुद को थोड़ा चुनौती देगी और जेरी के साथ किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेगी। जंग ने जेरी को विदा करते ही अपने हाई स्कूल के सहपाठी ह्यूंग जून से मुलाकात की। उसने बताया कि वह अब एक बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी का अध्यक्ष है। ह्यूंग जून जंग को जू द्वीप पर आयोजित एक सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने आया था। दरअसल उसकी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। क्योंकि वह लेनदारों को आने और परेशानी खड़ी करने से रोकना चाहता था और साथ ही कंपनी को बचाने के लिए बोनस जीतना चाहता था, इसलिए उसे हाई स्कूल की ब्यूटी क्वीन से संपर्क करना पड़ा। उसे सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अनुभव था और वह उसकी पहली प्रेमिका भी थी। जंग और ह्यूंग जून की किस्मत की शुरुआत हाई स्कूल में ही हो गई थी। उस समय जियांग स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी, जिसे स्कूल के सभी लड़के जानते थे। उसकी लंबाई 1.7 मीटर थी और उसके पैर लंबे थे। जब भी वह मुस्कुराती वह कमल के फूल जैसी लगती थी। जियांग के आते ही स्कूल के सभी लड़के उसके दीवाने हो जाते थे। जिस तरह से वह संगीत पर नाचती थी उससे लड़के और भी जोर से चिल्लाने लगते थे। वे कागज के हवाई जहाज उड़ाने में होड़ लगाते थे ताकि सबसे ऊपर आ सकें। उस दौर में जब खूबसूरत महिला टिकटॉकर नहीं थी, जियांग को एक बार फिर देखना आंखों की दवा लेने जैसा था। लड़कों की चिढ़ाने वाली आवाजें उन पर बेतहाशा क्लिक करने जैसी थीं। और हवा में उड़ते कागज के हवाई जहाज भी लाइव स्ट्रीम के दौरान स्क्रीन पर दिखने वाले तोहफे थे। वे बस यही उम्मीद करते थे कि देवी एक बार उन पर नजर डाल लें। अगर किसी लड़के का कागज का हवाई जहाज जियांग उठा लेती तो यह बहुत बड़ी बात होती। उस साल 17 साल के हंगजून को लगभग अल्जाइमर हो गया था। उसका दिल और शरीर लगातार कांप रहा था। हंगजून के अथक प्रयासों के चलते दोनों के बीच जल्द ही प्रेम संबंध विकसित हो गया। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद हंगजून ने एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। जियांग को लिफ्ट अटेंडेंट के रूप में काम करना पड़ा। हंगजून की मां को लगा कि जियांग उनके बेटे के लायक नहीं है। उनकी मां के प्रयासों के आगे झुककर हंगजून ने उनकी बात मान ली और जियांग से संबंध तोड़ने का फैसला किया। इसके अलावा निवेश कंपनी में हंगजून के पुराने दोस्त ली जून ने यह भी कहा था कि अगर हंगजून की कंपनी की कोई महिला कर्मचारी मिस कोरिया का खिताब जीतती है तो ली जून हंगजून की कॉस्मेटिक्स कंपनी में सारा पैसा निवेश करने को तैयार है। हंगजून ने प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जू द्वीप जाने का फैसला किया। वह 50 लाख की पुरस्कार राशि जीत सकता था और अपना कर्ज चुका सकता था।
इसे सियोल में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए एक तरह की तैयारी भी माना जा रहा था। लेकिन हंगजुन ने जियांग से झूठ बोला कि उसकी कंपनी में पैसों की कमी नहीं है, वह बस नई प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करना चाहता है। उसने जियांग के सभी खर्चों का वहन करने का वादा किया। इसके अलावा इस प्रतियोगिता की 50 लाख की पुरस्कार राशि जियांग को दी जानी थी। हंगजुन का लक्ष्य जियांग को मिस कोरिया बनाना था। हंगजुन दोनों के बीच अधूरी प्रेम कहानी को भी आगे बढ़ाना चाहता था। जियांग अपने सामने की मुश्किल परिस्थितियों से निकलना चाहती थी, इसलिए उसने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। लेकिन जियांग ने जिसे चुना वह उससे कहीं अधिक प्रतिष्ठित और अनुभवी व्यक्ति था, JRI। पंजीकरण केंद्र पर पहुंचते ही जियांग को पता चला कि यह पूरी विशाल इमारत JRI का ब्यूटी सैलून है। लेकिन प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराने आई इतनी सारी लड़कियां थीं। हर लड़की अगर अकेली खड़ी होती तो पुरुषों के दिलों में देवी के समान होती। हाई स्कूल से स्नातक होने से पहले जियांग को लिफ्ट अटेंडेंट के रूप में काम करना पड़ा था। अपनी शिक्षा, ज्ञान, काम और परिवार के बावजूद वह थोड़ी शर्म महसूस करती थी। लेकिन जिस बात ने जियांग को वास्तव में ही महसूस कराया वह थी उसकी शारीरिक बनावट। लंबी होने के बावजूद वह अपने बस से असंतुष्ट थी। जियांग ने अन्य सभी बेहद खूबसूरत लोगों को देखा और फिर खुद को देखा। अंत में उसमें साक्षात्कार के लिए आगे आने का साहस नहीं था। जियांग तुरंत पीछे मुड़ी और हार मानकर चली गई। घर लौटने पर जियांग ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को फोन किया। जियांग ने बताया कि उसने अपने स्तनों का आकार बदलने के लिए चिकित्सा प्रक्रिया करवाने का फैसला किया है। फिर जियांग JR के ब्यूटी सैलून जाएगी और मिस कोरिया प्रतियोगिता में भाग लेगी। जियांग की उम्र के हिसाब से यह उसका आखिरी मौका था। लेकिन पहले जियांग को सर्जरी के लिए पैसे जुटाने के लिए जेजू द्वीप पर चयन प्रतियोगिता जीतनी थी। इसलिए जियांग ने मंत्री पार्क को छुट्टी का आवेदन दिया। फिर वे दोनों एक साथ विमान में सवार हुई और सीधे जेजू द्वीप के लिए रवाना हो गईं। लेकिन जियांग इतनी घबराई हुई थी कि उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। इसके बाद जो दृश्य हुआ उसे देखकर विमान में बैठे सभी लोग जियांग की ओर देखने लगे। विमान में चढ़ते ही जियांग को पता था कि 10,000 मीटर की ऊंचाई पर कुछ चीजें फैलती हैं। जियांग के बगल में बैठे हंगजून ने तुरंत उसे कान के पर्दों पर दबाव कम करने के लिए अपनी लार निगलने के लिए कहा, लेकिन जियांग को फिर भी बहुत दर्द हो रहा था। हंगजून ने तुरंत उसके कान पकड़ लिए। विमान के स्थिर होने के बाद ही जियांग धीरे धीरे चीखना बंद कर पाई। जांग ने हंगजुन से पूछा कि क्या उसे अभी शर्मिंदगी महसूस हुई। हंगजुन ने जियांग से कहा कि सबके साथ ऐसा ही होता है। यह उनका पहला हवाई सफर था। देखते ही देखते वे जेजू द्वीप पहुंच गए। विशाल तटरेखा का पानी साफ नीला था और सड़कों के किनारे ऊंचे ऊंचे हरे पेड़ों की कतारें थीं। यह पहली बार था जब जियांग 10 साल से ज्यादा समय से जिस जगह रह रही थी उससे दूर गई थी। यह पहली बार था जब उसने समुद्र देखा था। लेकिन उसके पीछे बैठे तीनों साथियों को अचानक एहसास हुआ कि वे अपने कैटवॉक के कपड़े लाना भूल गए हैं। सौभाग्य से जियांग ने कहा कि वह इसका इंतजाम कर देगी। तभी उन्होंने चैन की सांस ली। पैसे बचाने के लिए उन्होंने जांग से झूठ बोला कि वे होटल बुक नहीं कर सकते। उन्होंने उससे कहा कि अभी वह सौना में ही रहे। उसकी प्रतिद्वंदी एक आलीशान होटल में मजे कर रही थी। जियांग खीरे का इस्तेमाल चेहरे पर मास्क की तरह कर रही थी। उसकी प्रतिद्वंदी के पास अपनी मालिश करने वाली थी। रिहर्सल बहुत जल्द शुरू होने वाली थी। जियांग को बाथरूम में JRI से मिलने की उम्मीद नहीं थी। पता चला कि JRI को इस प्रतियोगिता में जज के तौर पर बुलाया गया था। लेकिन JRI ने तुरंत अपनी आवाज धीमी करते हुए जियांग से कहा कि उसे किसी को नहीं बताना चाहिए कि वे दोनों एक दूसरे को जानती हैं। इससे गलतफहमी हो सकती है। इसके अलावा जियांग चाहे जैसा भी प्रदर्शन करे, JRI उसे 0 अंक ही देगी। अगर जियांग सबसे कम अंक लाकर भी जीत जाती है तो वह जेरी के क्वीन ब्यूटी सैलून में शामिल होने के योग्य हो जाएगी। यह सुनकर बेहद आत्मविश्वास से भरी जियांग को गहरा झटका लगा। लेकिन जियांग को यह उम्मीद नहीं थी कि आगे आने वाले झटके उसे और भी घुटन महसूस कराएंगे। उस रात ह्योंग-जून ने जियांग को डिनर पर बुलाने की इच्छा जताई। वह उसे एक बेहद आलीशान होटल में ले गया जिसका मुख्य उद्देश्य एक बड़े स्पॉन्सर का मनोरंजन करना था। लेकिन जियांग को इस तरह की योजना के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। ह्योंग-जून ने जियांग को सच्चाई भी बता दी। जब वह उसे मिस कोरिया बनने के लिए प्रशिक्षित करेगा तभी उसे अपने मुख्य प्रायोजक से निवेश पूंजी मिल पाएगी। जियांग को उम्मीद नहीं थी कि उसका पूर्व प्रेमी अब उसे अपने स्वार्थ के लिए होटल में लाएगा। वह उससे इस तरह का घिनौना काम करवाना चाहता था। जियांग तुरंत खड़ी हो गई और वहां से जाने की तैयारी करने लगी। तभी ह्योंग-जून द्वारा बताए गए प्रायोजक ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। वही था जो कई सालों से जियांग से गुप्त रूप से प्रेम करता था। इस मौके पर ह्योंग-जून ने कुछ काम होने का बहाना बनाकर बाहर निकल गया। कमरे के अंदर ली जून ने सीधे मुद्दे पर आकर कहा कि अगर जियांग आज रात अच्छा प्रदर्शन करती है तो वह उसका प्रायोजक बन जाएगा। इस तरह का अपमान सुनकर जियांग खड़ी हो गई और वहां से जाना चाहती थी। लेकिन ली जून ने जियांग का मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह दुख की बात है कि वह दिखने में सुंदर है लेकिन इसका फायदा उठाना नहीं जानती। जियांग ने तुरंत उससे कहा कि चाहे वह कितनी भी गरीब क्यों न हो, उसका घिनौना चेहरा देखकर ही उसे घृणा होती है। ली जून जियांग का मजाक उड़ाता रहा और कहता,